अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है इट वाज़ वेरी वेरी लॉन्ग ओवरड्यू। मैं अपने जो है टेरेस में बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने सोचा ये हाथ के हाथ बना लूँ। आई जस्ट वोक अप अ व्हाइल अगो और आई नो कि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सून है, सो आई थॉट दैट दिस वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट डन विद एज सून एज आई कैन। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू वर्क इन यूके। मुझे बहुत सारे सवाल जो हैं काफ़ी टाइम से मिल रहे थे अबाउट द होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग और किस तरीके से होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आई कैन, जिसमें वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा कैसे लगवाना है, कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ दैट दिस वीडियो इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, एंड MBBS डॉक्टर्स ओनली बिकॉज दैट इज़ माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। तो बाकी जो लोग हैं जो इस होप में देख रहे हैं कि कोई और जॉब्स भी कवर हो रही हैं या कोई और प्रोसेस भी कवर हो रहा है, वो ना देखें। दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डॉक्टर्स ओनली। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ प्लैब। ठीक है, प्लैब बेसिकली जो है यूके का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपने अपनी मेडिकल डिग्री दुनिया में कहीं भी यूके के अलावा की है, तो यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्लैब पास करना ज़रूरी है। प्लैब एग्ज़ाम के जो है 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 होता है जो थ्योरी होता है, जिसमें 180 MCQs होते हैं आई बिलीव, एंड आपको वो पास करना ज़रूरी होता है। तो पास करने के लिए जो आपको कोई फिक्स स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है, आपको परसेंटाइल सिस्टम होता है, सो एवरेज जो कट ऑफ होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। आई बिलीव जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एवरेज कट ऑफ वॉज 115। So anyone who scored less than 115 did not pass the exam. जिसका 115 या ज़्यादा था उनका पास हो गया था, and then they could further book PLAB 2. मेरा जो PLAB 1 में स्कोर आया था, I believe that was 156 या 149 कुछ इस तरह से था, not sure, मुझे exactly याद नहीं है। That's the thing about PLAB कि PLAB में unlike USMLE आपके scores matter नहीं करते। So USMLE में अगर आप पास कर लें एग्जाम और आपका स्कोर अच्छा ना हो, it's very difficult to get a match and आप एग्जाम रीटेक भी नहीं कर सकते। So with PLAB you just need to pass. If you pass both parts of the exam, it's very likely that you will get a job. कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को लेट मिल जाती है, बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीवन जिसने प्लैब पास किया और उसको नौकरी ना मिली हो। मे बी समटाइम्स इट कैन टेक अप टू अ ईयर, बट इवेंचुअली एवरीवन गेट्स अ जॉब। और आई नो पीपल जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर भी नहीं किया, राइट अबव क्या कहते थे कट ऑफ स्कोर किया, और उनको फिर भी जो है विद इन 3-4 मंथ्स जॉब मिल गई। बिकॉज आजकल जो है यूके की इकॉनमी इज़ नॉट दैट ग्रेट, इट्स क्रैशिंग, और उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं वो यूके छोड़ के जा रहे हैं। सो यू नो यूके नीड्स मोर एंड मोर डॉक्टर्स, एंड इस वजह से जो है प्लैब देने वालों की जो है परसेंटेज भी बढ़ रही है और जॉब्स भी ज़्यादा मिल रही हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 जो होता है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बिकॉज मेरा एग्जाम इज़ ऑन 1 जून, मैंने भी दिया नहीं है, सो आई एम नॉट दैट वेल इक्विप्ड टू टॉक अबाउट इट, बट मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो फॉर प्लैब 2 आपको जो है बुक कराना था। अच्छा, सो प्लैब 1 आई बिलीव जब मैंने बुक किया था तो एग्ज़ाम कॉस्ट समवेयर अराउंड 45,000 या 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़, मुझे एक्जैक्टली पाउंड्स में नहीं याद, बट इतने पाकिस्तानी रुपीज़ था, बट आई थिंक 200 कुछ पाउंड्स था, ठीक है ना। तो तब पाउंड काफ़ी सस्ता था जब मैंने बुक किया था, अब तो खैर 200 पाउंड वुड ऑल्सो ऑलमोस्ट भी 1 लाख रुपये। तो ये प्लैब 1 की कॉस्ट होती है, प्लैब 2 की कॉस्ट 800 समथिंग पाउंड्स होती है, ठीक है। सो और ये दोनों एग्ज़ाम्स देने से पहले आपको एक GMC अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। GMC अकाउंट आप गूगल करेंगे GMC अकाउंट, अगर आप लोगों आपकी जो है प्राइमरी मेडिकल डिग्री ख़त्म हो गई है, यू कैन ओनली गिव प्लैब 1 अगर आपने MBBS ख़त्म कर लिया, उससे पहले आप प्लैब 1 नहीं दे सकते। और प्लैब 2 आप सिर्फ तब दे सकते हैं जब आपने 1 साल हाउस जॉब कर लिया। 1 साल आपकी जो हाउस जॉब होती है वो आपका फाउंडेशन ईयर 1 कहलाती है। सो व्हेन यू गो टू द यूके, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आप फाउंडेशन ईयर 2 से शुरू करते हैं, ठीक है, 1 से नहीं शुरू करते। सो देयर इज़ नॉट मैनी पीपल जो फाउंडेशन ईयर 1 भी यूके में करें, बिकॉज फाउंडेशन ईयर 1 के लिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इतनी सीट्स नहीं होती। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू गेट FY1 इन यूके। FY2 की जॉब ज़्यादातर होती है IMGs के लिए। आई नो कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस है, बट मुझे जो याद आता जा रहा है बता रही हूँ। इट्स नॉट वेरी सिस्टमैटिक बिकॉज आई जस्ट सडनली डिसाइडेड टू डू दिस वीडियो। तो GMC अकाउंट पे वापस आते हैं। आप एक GMC अकाउंट बनाते हैं, आपको जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पहले क्लियर होना चाहिए बिफोर यू बुक अ प्लैब 1 सीट। यू कैन नॉट बुक अ प्लैब 1 सीट अनलेस यू क्लियर योर IELTS और योर OET। मैंने जो है OET दिया था। OET इज़ द ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जब मैंने पहली दफ़ा दिया था तो पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में होता था ये टेस्ट, और उसके लिए भी बहुत 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 कम सीट्स होती थी। तो मैंने और मेरी जो दोस्त है तूनियो, जिसको आप जानते हो, हम लोगों ने दुबई में जाके दिया था। सो दुबई में जाके हम लोगों ने दिया था, हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे IELTS के होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। और द ओनली डिफरेंस बिटवीन OET एंड IELTS इज़ दैट OET इज़ मेडिकल बेस्ड। सो अगर आप लेट्स जस्ट से स्पीकिंग का आपका टेस्ट है तो आप काउंसलिंग कर रहे होंगे एक पेशेंट की या पेशेंट के मदर फादर की एज अ डॉक्टर। अगर आपका क्या कहते हैं राइटिंग है तो आपको कोई डिस्चार्ज लेटर, कोई ट्रांसफ़र लेटर, इस तरह की चीज़ें लिखनी होंगी। अगर आपका लिसनिंग है तो वो एक
डॉक्टर और पेशेंट की कॉन्वर्जेशन आपको सुना रहे होंगे और उसमें से आपको जो है वर्ड सुन के फिल करने होंगे, और रीडिंग है तो वो भी लाइक आपको मेडिकल रिसर्च जर्नल्स के इस तरह के एसेज देंगे और उसमें से फिर आपसे सवाल पूछेंगे। तो इस तरह का इट्स वेरी इट्स मोर मेडिकल बेस्ड एंड इट्स फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, जितने भी क्या कहते हैं मेडिसिन बेस्ड वो है उनके लिए होता है। और आयल्स में जो है यू डोंट नो, आई डेंट गिव आयल्स बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अक्सर आयल्स में ऐसा भी होता है कि आपको किसी रैंडम चीज़ के बारे में बात करने को बोल देंगे, और आपको जो है OET में चारों कैटेगरीज़ में आपको OET में चारों कैटेगरीज़ में B रिक्वायर्ड होता है टू बी एलिजिबल टू गिव प्लैब। और IELTS का आई थिंक ओवरऑल आपको हर उसमें आपको 7 चाहिए होता है, ओवरऑल 8 चाहिए होता है, नॉट श्योर इस तरह का कुछ था, ठीक है। ये आप डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिएगा। IELTS की OET का तो मुझे पता है कि आपको हर कैटेगरी में B रिक्वायर्ड होता है टू बी एलिजिबल टू गिव प्लैब पार्ट 1, ठीक है। आपने वंस यू हैव क्लियर्ड योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आप फिर GMC के अकाउंट पे जाके अपनी प्लैब 1 की सीट बुक कराते हैं। मैंने 2 दफ़ा OET दिया और दोनों दफ़ा क्लियर किया था। सो फॉर माई OET देयर इज़ दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड E2 लैंग्वेज, E2 लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें जे एक ऑस्ट्रेलियन बंदा है जो सब कुछ आपको बताता है, ठीक है। सो मैंने उसकी वीडियोस देख के प्रिपरेशन की थी, एंड देन OET के अपनी वेबसाइट पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, उससे प्रैक्टिस किया था। एंड फॉर राइटिंग व्हाट आई डिड वाज बेंचमार्क चेकिंग सॉल्यूशंस, एक वेबसाइट है जिनको मैंने लेटर्स अपने लिख के भेजे थे, वो फिर चेक करके आपको ग्रेड करके वापस भेजते हैं और आपकी गलतियाँ बताते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर राइटिंग, एंड फॉर रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मैंने E2 की वीडियोस देखी थी और उसी से प्रैक्टिस किया था। ओवरऑल फॉर समवन दैट हैज़ अ गुड ग्रिप ऑन इंग्लिश इट शुड टेक अबाउट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रेप। मुझे जहाँ तक याद है मैंने 10 दिन में तैयारी की थी, और पहली दफ़ा जब मैंने दुबई जाके टेस्ट दिया था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था, आई थिंक 475। और दूसरी दफ़ा, अब आप लोग वंडर करेंगे मैंने 2 दफ़ा क्यों दिया है। सो द फर्स्ट टाइम आई गेव माई OET वॉज इन 2020, और तब जो है सून आफ्टर February 2020 में हमने जाके दिया था, और सून आफ्टर कोविड आ गया था। कोविड आने के बाद जो है प्लैब के एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। मेरा प्लैब का एग्ज़ाम पहली दफ़ा कराची में बुक था, वो कैंसिल हो गया था। दूसरी दफ़ा मैंने दुबई में बुक किया था। जब वो एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो दुबई का ट्रैवल बैन लग गया था फॉर पाकिस्तानी, बिकॉज तब पाकिस्तान में कोविड का हाल काफ़ी ख़राब था। सो अल्टीमेटली मैंने जाके 2022 नवंबर का प्लैब बुक कराया फ्रॉम 2020, एंड तब तक माई OET हैड एक्सपायर्ड। सो आपने जिस दिन एग्ज़ाम देना है उस दिन आपका OET वैलिड होना चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ बुकिंग। सो माई प्लैब जो मेरा OET था वो February 2020 से February 2022 तक वैलिड था, और मैंने एग्ज़ाम जो है देना था नवंबर 2022 में। सो माई OET वुड हैव एक्सपायर्ड द डे आई सैट द एग्ज़ाम। तो इस वजह से फिर मैंने फिर से दिया, और फिर से मैंने कराची में दिया। कराची में भी जब दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10-12 दिन की प्रेप की और अच्छा स्कोर आ गया। सो OET इज़ अ जनरली वेरी ईजी एग्जाम। इफ़ यूर समवन दैट डजंट हैव वेरी गुड ग्रिप ओवर इंग्लिश, आई से यू नीड लाइक 3 वीक्स और 4 वीक्स ऑफ प्रेप, बट नॉट मोर देन दैट। 1 महीना भी मैंने हार्डली कभी किसी को प्रेप करते हुए देखा है, ठीक है। तो आपने जो है अपना GMC, द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर किया। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करके आपने GMC का अकाउंट बनाया। GMC का अकाउंट बना के आपने ये GMC का अकाउंट पहले बना लिया और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर कर लिया, ईदर वे, ठीक है। यू डोंट नीड एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट टू मेक अ GMC अकाउंट, यू जस्ट नीड टू बुक अ प्लैब सीट, ठीक है। तो आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर किया, GMC का अकाउंट बनाया, प्लैब पार्ट 1 की सीट बुक की, जो कि बहुत कम होती हैं। GMC जो है सीट्स रिलीज़ करता है और विद इन अ फ्यू आवर्स सीट सारी खत्म हो जाती है। खासतौर पे पाकिस्तान जैसी जगहों पे तो फ़ौरन ही खत्म हो जाती हैं, कभी हार्डली बचती हैं। तो अभी के लिए प्लैब की कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। आप GMC का जो जनरल मेडिकल काउंसिल का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो करते हैं, वो जब सीट्स रिलीज़ करते हैं वो बताते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी उस वक्त, ठीक है। आपने प्लैब पार्ट 1 बुक किया, आपने प्लैब पार्ट 1 दिया, आपने फिर उसके बाद जो है क्लियर किया प्लैब पार्ट 1, फिर आपने प्लैब पार्ट 2 बुक किया, फिर उसके बाद आपने कोई एकेडमी बुक की इन मैनचेस्टर। सो प्लैब पार्ट 1 दुनिया में हर जगह होता है, प्लैब पार्ट 2 सिर्फ मैनचेस्टर UK में होता है। एंड मैं जितने लोगों को जानती हूँ उन सब ने एकेडमी के थ्रू प्रेपरेशन की, बिकॉज उनके पास सिमेंस और सिमुलेटर्स और सब कुछ मॉक्स वॉक्स ये सारी चीज़ें होती है, इस पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज प्लैब पार्ट 2 इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आपके पास एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, पेशेंट्स बैठे होते हैं, जिनकी आपने जाके, आई एम श्योर मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑस्कीज़ देने की आदत होगी, तो इट्स बेसिकली लाइक एन ऑस्की। वो उसी तरीके से स्टेशन होते हैं, आप स्टेशन चेंज करते हैं, आपको पेशेंट की जाके हिस्ट्री लेनी होती है या काउंसलिंग करनी होती है, डायग्नोसिस बनाना होता है, मैनेजमेंट बतानी होती है, एग्जामिनर बैठा होता है, समटाइम्स देयर फिजिकल कॉन्वर्सेशंस विद पेशेंट। दीज आर पेड एक्टर्स जो पेशेंट्स बने होते हैं, नॉट एक्चुअल पेशेंट्स, बट दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, और वो एक्चुअल पेशेंट की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं। एंड कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि आप स्टेशन पे गए और आप फ़ोन पे बात करके किसी नर्स से हिस्ट्री ले रहे हैं या किसी केयर होम से हिस्ट्री ले रहे हैं, इस तरह की भी स्टेशन होते हैं। कुछ फिजिकल स्टेशन होते हैं जिसमें आपको कैन्युलेशन करनी होती है, कैथेटराइजेशन करनी होती है, एग्जामिनेशन करना होता है। सो इस तरह के जस्ट लाइक यू गिवन योर ऑस्कीज इन मेड स्कूल, उसी तरह के स्टेशन होते हैं, यू हैव टू क्लियर पार्ट
आपका जब प्लैब पार्ट 1 क्लियर हो जाए तो आप अपनी एपिक वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। एपिक वेरिफिकेशन इज़ बेसिकली कि आप अपनी सारी जो मेडिकल डिग्री है और सब कुछ है आप अपलोड करते हैं उनकी वेबसाइट पे, और वो आपके मेडिकल स्कूल से वेरीफाई करते हैं कि यू नो डिड दिस पर्सन पास आउट ऑफ योर स्कूल और ये सारी चीज़ें। सो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सो वंस यू क्लियर, वो GMC रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होती है। सो वंस यू क्लियर प्लैब पार्ट 1 आप अपनी एपिक वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये भी आप गूगल करेंगे तो अकाउंट आ जाएगा, ECFMG के नाम से अकाउंट है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लैब पार्ट 2 आप क्लियर करें। प्लैब पार्ट 2 आपका क्लियर हो गया, आप GMC रजिस्ट्रेशन कराएं। GMC अकाउंट तो आपका बना है ऑलरेडी, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड देन यू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द UK। सो ये जो है सिंपल सा रूट है। नंबर 1 यू क्लियर योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। नंबर 2 आप GMC का अकाउंट बनाएं, प्लैब पार्ट 1 बुक करें, प्लैब पार्ट 1 क्लियर करें, एपिक वेरिफिकेशन कराएं, प्लैब पार्ट 2 बुक करें, अकेडमी बुक करें, अकेडमी जाएं, प्लैब पार्ट 2 दे बुक करें, GMC रजिस्ट्रेशन कराएं, अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पाथवे हो गया फॉर प्लैब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेपरेशन, ठीक है। सो OET का तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। अब बात करते हैं कि प्लैब पार्ट 1 के लिए कैसे बुक किया था। अच्छा, मैं इस तरीके से प्रिविलेज्ड, मतलब इट वाज नॉट रियली एन एडवांटेज बट इट वर्कड आउट इन माय फेवर कि मैं लाइक आई मेंशन 2 साल से एग्जाम देने की कोशिश कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ऑन एंड ऑफ तैयारी चलती रहती थी। सो इफ आई टॉक अबाउट द टाइम आई टुक टू प्रिपेयर फॉर प्लैब, तो आई से कि मैंने कोई डेडिकेटेड, अगर मैं बात करूँ ना डेडिकेटेड, कि वो जो पढ़ाई प्रॉपर वाली होती है, प्रॉपर वाली, वो शायद कोई 2 महीने की थी। और उन 2 महीने में भी आई वाज ब्लॉगिंग एट दैट टाइम, तो आप लोगों को पता होगा लाइक ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे किताबों के सामने बैठी रहती थी। सो वो जो 24 घंटे किताबों के सामने वाली तैयारी है ना, वो मैंने शायद 1 महीना की थी। और बाकी जो है ऑन एंड ऑफ आई से 4 मंथ्स आई वाज स्टडीइंग। सो 3 महीने जो है मैंने इस तरह की पढ़ाई की थी कि मैं पढ़ रोज़ रही थी बट नॉट एडिक्वेटली, और 1 महीना मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, ठीक है ना, लाइक सारी रात जाके इस तरह की पढ़ाई की थी। ओवरऑल आई फील लाइक द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन आई एक्सपेक्टेड। और मैंने जो है लोगों के रिकॉल्स देखे हुए हैं, लोगों के पास पेपर्स देखे हुए हैं, जो लोग एग्जाम देके आए हैं, वो मुझे कंपैरेटिवली आसान लगे। तो एग्ज़ाम जो है टाइम के साथ साथ ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज दे आर प्लानिंग ऑन चेंजिंग द प्लैब टू UK MLE विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम, और वो ज़रा US MLE की डिफिकल्टी लेवल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट एक्जैक्टली नो कब ये होगा। मैंने सुना था कि 2023 में एक्सपेक्टेड है बट अभी तक हुआ नहीं है। सो मे बी लेटर दिस ईयर और द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब उन्होंने प्लैब जनरल मेडिकल काउंसिल ने जो है अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया है। पहले तो एक शोशा ही था ना कि होने वाला है, बट अब जनरल मेडिकल काउंसिल ने जो है अपनी वेबसाइट पर भी लिख दिया है कि UK MLE हो रहा है, बनने वाला है, ठीक है। सो द एग्जाम इज गोना चेंज इनटू UK MLE। सो एनीवन आई फील लाइक अब जो बुक कराएगा एग्जाम उसको UK MLE देना होगा। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट विद दैट एग्जाम, और इफ इट्स गोइंग टू बी सिमिलर और सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। सही है ना। सो प्लैब पार्ट 1 के लिए देयर इज़ दिस सब्सक्रिप्शन कॉल्ड प्लैबेबल, जिसका मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी। मैंने उनकी सब्सक्रिप्शन ली थी। उनमें जो है 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो देयर इज़ दिस ऑप्शन ऊपर जो होता है रिविजन गाइड्स का, ठीक है। आप रिविजन गाइड्स जब टैप करते हो तो उसमें सारी कैटेगरीज के सारे टॉपिक्स की ना डिटेल्स होती है। सो लेट्स जस्ट से इफ आई टैप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हर टॉपिक की डिटेल होगी, IBS, IBD, कार्सिनोमाज एंड कुछ भी है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, सैमोनेला, सारे इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें, तो हर कैटेगरी की डिटेल्स होती हैं। सो मैंने जो है वो रिविजन गाइड्स में टॉपिक बाय टॉपिक, कैटेगरी बाय कैटेगरी हर चीज़ जो है वो ख़त्म की थी, उसके नोट्स बनाए थे। और फिर उसके बाद जो है एक जेम्स का ऑप्शन होता है जो आपको एडिशनली परचेज करना पड़ता है उन्हीं की वेबसाइट पे, विच इज़ £10 एंड £10 वो फिर आपका इनडेफिनेटली जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड है तब तक रहता है, ठीक है। सो इफ योर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्स प्लैबेबल की और आप सब्सक्रिप्शन अपनी रिन्यू कराते हैं तो आपके जेम्स भी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएंगे। सो जस्ट अ 1 टाइम पेमेंट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है प्लैबेबल की सब्सक्रिप्शन कितने की थी, बट मैं 5 मंथ्स की लेती थी, मुझे याद नहीं है। यू कैन चेक आउट द वेबसाइट, वहाँ पर सारी डिटेल्स होंगी, आई विल अटैच द लिंक पर, ठीक है। तो फिर मैं जेम्स से कंसोलिडेट करती थी उसको, ठीक है। फिर मैं क्या करती थी कि जब मैंने रिविजन गाइड लेट्स से कार्डियो के कर लिए थे, फिर मैं 2 और करती थी। सो आपको डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द टॉपिक इज़, कुछ टॉपिक्स में 1 दिन लगता था, कुछ टॉपिक्स 3 टॉपिक्स भी 1 दिन में हो जाते थे, कुछ एक टॉपिक में 3 दिन, लाइक जैसे गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स ये काफ़ी लंबे होते थे तो उनमें अक्सर मुझे 3 से 4 दिन भी लग जाते थे। सो मैं 3-4 दिन बाद जाके प्रैक्टिस बाय कैटेगरी जो है एक उसमें ऑप्शन होता है प्लैबेबल में, जिसमें उस स्पेसिफिक कैटेगरी के सिर्फ सवाल होते हैं। सो कार्डियो के सारे सवाल होते हैं, फिर जाके मैं वो करती थी। ये आपने फ़ौरन नहीं करना। सो अगर आपने कार्डियो कंप्लीट किया तो आपने फ़ौरन कार्डियो के क्वेश्चन ही जाके करना, बिकॉज उस वक्त एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू इन योर हेड, तो इट्स वेरी ईजी टू डू दैम। 3-4 दिन बाद जाके आप वो सवाल करते थे, और सवाल फिर जो आपके गलत होते थे उनको आप फ्लैग कर दें और फिर जाके फर्दर पढ़ें, तो इस तरह से कंसोलिडेट हो जाती थी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड विद प्लैबेबल। और इसी तरीके से मैंने सारी कैटेगरीज की, अपने नोट्स बनाए, सब कुछ किया, एंड इन द एंड जब मेरी सारी तैयारी हो गई तो उस पर मॉक्स हैं फिर, ठीक है। वो मॉक्स मैंने जाके किए, मॉक्स कोई आई थिंक 18 या 19 मॉक्स हैं उनके, वो किए। एंड देन यू कैन परचेज बिग मॉक्स एज वेल, जो कि एक्चुअल जो नॉर्मल मॉक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो प्लैबेबल मॉक्स होते हैं
प्रैक्टिस बाय कैटेगरी में जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कैटेगरी से शफल करके एक मॉक बना देते हैं, बट द बिग मॉक इज व्हाट एक्चुअली लुक्स लाइक द एग्जाम एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द एग्जाम, ठीक है। वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं, वो भी प्लैबेबल से ही परचेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया बिग मॉक्स के। एंड देन जब एग्जाम की डेट करीब आती है ना, प्लैबेबल वाले ही, दीज आर 2 डॉक्टर्स जिनका प्लैबेबल है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक जीपी है, ठीक है, एडम और दूसरे वाले का मुझे नाम भूल गया, खैर सम एशियन वो हैं, ठीक है। सो ये लोग एक रिवीजन कोर्स कराते हैं 3 या 5 दिन का, वो मैंने लिया था, ठीक है। अब द रिवीजन कोर्स लास्टेड 8-9 आवर्स, तो मैं वो रिवीजन कोर्स इटसेल्फ इतना अटेंड नहीं करती थी, बट उसके बाद जो रिवीजन कोर्स में उन्होंने स्लाइड्स दी हुई होती थी ना, वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते थे, जिसमें बहुत हाई यील्ड चीज़ें होती थी, तो वो मैं स्लाइड्स पढ़ती थी। आई फेल्ट लाइक द कोर्स इटसेल्फ वाज अ लिटिल टाइम वेस्टिंग, बिकॉज उसमें बहुत अनशन चीज़ें भी होती थी, तो वो स्लाइड्स मैंने बिल्कुल एग्जाम पे जाने से पहले पढ़ी, और उन स्लाइड से अच्छे खासे मेरे 10-11 सवाल निकल गए थे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई डिड टू सम इट अप। प्लैबेबल का जो है रिवीजन गाइड से सारी तैयारी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बाय कैटेगरी के सवाल, जेम से consolidation, mocks, then big mocks, and then क्या कहते हैं revision course की slide. So in a nutshell, this was what I studied for my PLAB 1. A lot of people I'll see कि एक और subscription है med revision, वहाँ से भी पढ़ेंगे, PLAB keys भी करेंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया. I just stuck to one resource which was Plabable, and और कुछ भी नहीं. And अगर आप लोग रटने की नीयत से करेंगे तो maybe it's not an exam जो आप रट्टा करके पास कर सकते हैं. You need to understand everything that you're studying. And मैं अभी PLAB 2 के लिए तैयारी कर रही हूँ ना, तो मुझे सब कुछ याद है. नवंबर में मैंने PLAB 1 दिया था, so everything that I learned and it comes up right now PLAB 2 की तैयारी में, तो मुझे सब कुछ याद होता है, which means कि आपने genuinely concepts जो हैं वो retain किए हैं और आपने रटा नहीं था. सो ये सारी चीज़ें अब इट डिफर्स फॉर एवरीवन. कुछ लोग जो हैं जिन्होंने एक रिसोर्स से पढ़ा होता है वो लोग नहीं भी पास होते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू अटेम्प्ट द एग्जाम. आई डू फील कि एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बट इट्स नॉट एन अनडूएबल एग्जाम. आई डेफिनेटली फील दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको कोई सवाल, आई केम आउट ऑफ द एग्जाम फीलिंग वेरी अनश्योर. मुझे ये था कि इतने सिमिलर ऑप्शंस लग रहे थे, डिड आई डू इट राइट, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ही उस जवाब पे जाएगा, एंड देन यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट आपने सही ही जवाब दिया, ठीक है ना. सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई PLAB 1, एंड आई डोंट थिंक मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था. बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं एक्स्ट्रा, वो भी पास हो जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आई पर्सनली बिलीव कि आप एक रिसोर्स लें एंड यू स्टिक टू इट एंड यू शुड बी गुड टू गो. एंड PLAB 1 जो है वो 180 MCQs थे. मैंने मैनचेस्टर में ही जाके दिया था, बिकॉज मुझे पाकिस्तान में सीट नहीं मिली थी. वैसे पाकिस्तान में भी होता है एग्जाम. 180 MCQs के लिए आपको 3 ही घंटे मिलते हैं. सो यू गेट 1 minute per MCQ. अब बहुत सारे द स्टेम्स हैव गॉटन रियली रियली लॉन्ग. सो एक बहुत लंबा चौड़ा सा केस लिखा होता है और इतनी मोटी आपको बुकलेट मिलती है फॉर 180 क्वेश्चन. तो इट गेट्स वेरी डॉन्टिंग, बट आप परेशान ना होए. आई वॉज डन 35 minutes बिफोर द टाइम वॉज ओवर, एंड इट ऑल लाइक स्पीड जो है इट वॉज नेवर एन इशू फॉर मी. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ जो लोग स्पीड के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करते हैं, ठीक है. आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड आई हैव नॉट बिन वन ऑफ देम सिंस मेड स्कूल. मेड स्कूल में भी मेरे जब सेमेस्टर्स होते, जब फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो आधा घंटा पहले 25 मिनट पहले आई यूज्ड टू बी डन, और फिर मैं गो थ्रू करती रहती थी, ठीक है. सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन द एग्जाम जो लोग एंड टाइम तक भी मांग रहे थे और नहीं दे पा रहे थे अपने सारे जवाब. बहुत लोग इस तरह के भी हैं जो क्या कहते हैं कुछ छोड़ के भी आ जाते हैं, टाइम नहीं बचता. सो इट ऑल डिपेंड्स. टाइम मैनेजमेंट इन PLAB 1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. इफ़ यू आर समवन दैट स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट, तो आप लोग मॉक्स जब करें तो अपने आप को टाइम करें एंड ट्राई टू फिनिश इट इन द गिवन टाइम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है लोगों को, मोर देन द एक्चुअल एग्जाम. सो यू जस्ट नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वेरी प्रॉपर्ली. MCQs हैं, तुक्के भी लग सकते हैं. एज लॉन्ग एज यू अटेम्प्ट the whole paper, there is a higher chance of you passing than there is कि आप आपका टाइम खत्म हो जाए और आप एंड में 10-11 छोड़ दें. इतने ज़्यादा एग्जाम्स देने के बाद मैंने जो रियलाइज़ किया है वो ये है कि आपकी जो है ना फर्स्ट इंस्टिंक्ट को हमेशा ट्रस्ट करें. सो फॉर एग्जांपल अगर एक सवाल आया है और उसका जवाब मुझे नहीं आता, ठीक है, जवाबों को देखते हुए आपके पहले इंस्टिंक्ट पे जो जवाब आता है ना, जस्ट गो विद दैट एंड डोंट डाउट योरसेल्फ, बिकॉज नॉर्मली व्हाट आई हैव पर्सनली रियलाइज इसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरी हमेशा सही होती है. इतने मॉक्स करने के बाद और ये सारी चीज़ें करने के बाद द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज राइट. एटलीस्ट दैट्स हाउ इट्स बिन फॉर मी. सो डोंट गो बैक इन रेज एंड चेंज इट. जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट को पहले और आगे चलें. अपना एक सवाल के ऊपर टाइम ना ज़ाया करें. रिमेंबर, आप एक MCQ को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते. और बहुत सारे ऐसे भी MCQs होते हैं जो छोटे होते हैं, जो आपके 10 सेकंड्स में भी हो जाते हैं, आपको फॉरन जवाब आ जाता है, बट लाइक मोस्ट ऑफ देम आर रियली रियली लॉन्ग. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. PLAB 2 के लिए मुझे जितना पता था मैंने बता दिया है. जब मैं एग्जाम दे दूंगी और इंशाल्लाह पास कर लूँगी, तब आई विल मेक अ बेटर वीडियो ऑन इट. मैंने देयर आर मल्टीपल अकेडमीज दैट यू कैन चूज़. एस्पायर है, कॉमन स्टेशंस है, स्वामी है, सैमसन है. सो देयर आर मल्टीपल अकेडमीज जिनके पास लोग जाते हैं. बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट हैव पास PLAB 2 एंड गिवन PLAB 2 वो ये है कि अकेडमीज जो है वो मैटर नहीं करती. द फैक्ट दैट मैटर्स इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. और अकेडमीज इसलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिल जाता है. तो आई थिंक 12 दिन की अकेडमी मैंने एस्पायर बुक किया है जो मैनचेस्टर में.
है एंड इट वाज समवेयर अराउंड 500 समथिंग पाउंड्स. बाकी अकेडमीज़ की मुझे नहीं पता बट दे शुड बी समवट सिमिलर. अकोमोडेशन आपको चाहिए होती है. मैंने अकोमोडेशन नहीं ली, मैं हया के साथ ही रुकूंगी, बट तूनियो ने अकोमोडेशन लिया एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 25 to 30 पाउंड्स पर डे, जिसमें आपको खाना वाना भी खुद बनाना होता है. सो यू नो ये एक खर्चे का एस्टिमेट है. प्लैब 1 जो है वो समवेयर अराउंड 200 पाउंड्स होता है. प्लैब 2 जो है वो समवेयर अराउंड 800 पाउंड्स होता है. वीज़ा फीस आपकी होती है, फिर आपका टिकट होता है टू ट्रैवल फॉर प्लैब 2. टिकट होता है आपका टू ट्रैवल फॉर प्लैब 2. अभी जो है कि कहते हैं द टिकट्स आर एवरेजिंग टू समवेयर अराउंड 300,000 270,000 to 300,000. ठीक है, तो ये टिकट्स की आजकल प्राइस चल रही है बिकॉज पाउंड भी काफ़ी यू नो एस्केलेट किया हुआ है. तो टिकट का खर्चा होता है. फिर आपकी अकेडमी है समवेयर अराउंड 500 पाउंड्स. अकोमोडेशन वुड बी समवेयर अराउंड 30 पाउंड्स पर डे. डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू प्लान ऑन स्टेइंग. अकेडमी सेल 12 दिन की होती है, बट बहुत लोग जो है 1 महीना 2 महीना पहले भी चले जाते हैं और रहते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें. अकेडमी जो है आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ओपन होती है. सो इवन व्हेन यू हैव डन द कोर्स इटसेल्फ यू कैन कीप गोइंग टू द अकेडमी प्रैक्टिसिंग ऑन सिमेंस एंड एवरीथिंग. यू कैन कीप डूइंग दैट. सो जैसे मेरा और तूनियो का हम लोगों की अकेडमी इज़ फ्रॉम 27 अप्रैल टू 12 मई. ठीक है, एंड हमारा एग्जाम 1 जून को है. तो मैं तो 27 अप्रैल को ही जा रही हूँ. तूनियो आई थिंक 25 अप्रैल को जा रही है. सो यू नो समवेयर अराउंड इसी टाइम जाते हैं और फिर आपको अपने एग्जाम तक रहना पड़ता है. अकेडमीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपके एग्जाम से एक दिन पहले खत्म होती हैं. वो वाली प्लीज़ ना लें. अलाउ टाइम आफ्टर योर अकेडमी एंड बिटवीन योर एग्जाम बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है. और प्लैब 1 में जो है वो आपकी मेडिकल नॉलेज ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं. तो प्लैब 1 इज़ अबाउट चेकिंग योर मेडिकल नॉलेज. प्लैब 2 इज़ नॉट अबाउट चेकिंग योर मेडिकल नॉलेज. प्लैब 2 इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, बेड साइड मैनर, योर एथिक्स, इफ यूर अ सेफ डॉक्टर, ये सारी चीज़ें. सो प्लैब 2 में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं वेयर पेशेंट विल बी लाइक डॉक्टर इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे. एंड इफ यू डोंट नो द साइड इफेक्ट्स यू कैन जस्ट गो लाइक के कहते हैं आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक विद माई बुक और लेट मी चेक विद माई सीनियर एंड आई गेट बैक टू यू ऑन द साइड इफेक्ट्स. सो यू कैन जस्ट से दैट. एंड ये फर्दर जो है ये फैक्ट को कंसोलिडेट कर देता है दैट यू आर अ सेफ डॉक्टर. सो यू नो उससे आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हो. सो इफ यू डोंट नो समथिंग यू कैन ऑलवेज से स्टफ लाइक यू नो आई एम नॉट श्योर बट आई विल आस्क माई सीनियर एंड गेट बैक टू यू. अगर आपको exactly किसी दवाई का नाम नहीं पता बट यू नो इट्स एन एंटीबायोटिक यू कैन जस्ट से कि आई विल प्रिस्क्राइब यू एंटीबायोटिक्स. यू डोंट हैव टू से दैट आई विल प्रिस्क्राइब यू एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरेथ्रोमाइसिन या इस तरह का कुछ. ठीक है, सो प्लैब 2 में आपकी मेडिकल नॉलेज इतनी टेस्ट नहीं होती. आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, पेशेंट के क्यूज़ किस तरह से भी करते हैं. लाइक यू नो एज मेड स्टूडेंट्स रिमेंबर जब हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे होते थे तो हमें हमेशा बोलते थे कि आप पेशेंट की शक्ल को देखा करें कि उनको पेन होगा तो उनकी शक्ल पे आएगा. सो यू नो इस तरह के क्यूज़ पिक करना, आपका बेड साइड मैनर देखना, आप सेफ डॉक्टर नहीं रटी रटाई चीज़ें ना बोला. सिर्फ पेशेंट इज़ लाइक यू नो ये मिस्टेक बहुत लोग करता है. हर्ट कि अगर पेशेंट बोला दैट डॉक्टर एम आई गोइंग टू डाई तो एक रटा रटाया सेंटेंस होता है जो अकेडमी से कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड योर वरीड डोंट वरी वी विल डू. सो यू नो इस तरह की चीज़ अगर उनको बहुत स्क्रिप्टेड लगेगा, रटा रटाया लगेगा तो दोज पीपल एंड अप फेलिंग द एग्जाम. यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बी यू. रटे ना, जो चीज़ें आपको एफर्टलेसली आए वो बोलें बिकॉज यू नो you've gotten till here. आपने पूरा मेड स्कूल गुजारा है, 3rd ईयर से आपकी क्लिनिकल शुरू हो जाता है. सो you've dealt with a lot of patients, हाउस जॉब किया, you've dealt with a lot of patients. So you know just trust your instinct and trust the fact that you are a safe and good doctor. So ये जो है थोड़ी समरी है. एंड जब मैं प्लैब 2 दे लूँगी तब आई विल मेक अ बेटर वीडियो अबाउट इट. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, वीज़ा प्रोसेस मैंने इसलिए स्किप कर दिया बिकॉज वीज़ा जो है मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था. शादी से पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था. मेरा 5 साल का वीज़ा लगा था. फिर उसके बाद वही वीज़ा जो है शादी से बिल्कुल पहले 5 साल का रिन्यू हो गया था. सो यू नो आई डिडंट हैव टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा. तूनियो हाउएवर हैज़ अप्लाइड फॉर अ वीज़ा. आई वुड सजेस्ट कि आप कोई जो है बहुत अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा लगाएं. आई नो समवन हु इज़ अ वेरी वेरी नाइस कंसल्टेंट और उन्होंने बहुत सारे लोगों के वीज़ा लगाए. उनका भी मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूँगी, उनका लिंक जो है मेंशन कर दूँगी. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम इफ़ यू आर स्टिल इन द वीज़ा प्रोसेस. वो नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस ट्रैवल वीज़ाज नहीं करते. सो ही विल ओनली डू रिफ्यूजल्स और ही विल डू वीज़ाज फॉर प्लैब स्टूडेंट्स. तो यू कैन रीच आउट टू हिम एंड ही कैन हेल्प. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हैं, यू फील लाइक आई मिस समथिंग या यू फील लाइक यू नो यू नीड टू नो समथिंग मोर तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.